नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है संधि। संधि के बारे में जानने से पहले हम संधि शब्द पर चर्चा करें तो मित्रों, जब कक्षा में संधि विषय पढ़ाया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है कि संधि किसे कहते हैं, तो कुछ कहते हैं संधि का तात्पर्य है मिलना, संधि का तात्पर्य दोस्ती। परंतु जब उन्हें कहा जाता है कि भाषा में संधि किसे कहेंगे, तब उनका जवाब इस प्रकार होता है। कुछ कहते हैं कि शब्दों का मिलना ही संधि कहलाता है, कुछ का कहना है कि दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनना ही संधि कहलाता है, कुछ का कहना है कि दो शब्दों को मिलाकर के एक सार्थक शब्द बनाना संधि है, और कुछ का कहना है कि वर्णों का मिलना संधि है। तो देखते हैं वास्तव में संधि कहते किसे हैं। संधि नाम द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति सह संधिः नामना ज्ञायते। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं, और यदि परिवर्तन नहीं है तो उसे हम संयोग का नाम देंगे, संधि नहीं कहेंगे। चलते हैं संधि के भेदों की तरफ। संधि को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि द्वयोः स्वरयोः मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति सह स्वर संधि नामना ज्ञायते। अर्थात द्वयोः स्वरयोः अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। एक बात और यहाँ कही जा सकती है कि जिस संधि में स्वर के स्थान पर ही परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। चलिए, स्वर संधि के भेदों के पर चर्चा करते हैं। वैसे तो स्वर संधि को मुख्य रूप से 5 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन पूर्व रूप और पर रूप को भी स्वर संधि के अंतर्गत ही हम गिनते हैं। तो संधियाँ इस प्रकार है: यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो आइए क्रमशः एक एक का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यण संधि की ओर। यण संधि की परिभाषा के विषय में बता दूं मित्रों कि व्याकरण शास्त्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन विषयों को सूत्र रूप में पिरोया है। तो इस प्रकार यण संधि का सूत्र उन्होंने दिया है: इको यणचि। इसकी अर्थ बता दूं: इकः यण स्यात् अचि परि। इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक का तात्पर्य आप देख रहे हैं नीचे, ई उ रील री, और यण का तात्पर्य होता है य व र ल, तो उनके स्थान पर यण हो जाता है। अचि का तात्पर्य अच परे रहने पर, बाद में रहने पर। अच का तात्पर्य है स्वर। यदि कोई स्वर बाद में हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। और देखेंगे यदा इक, इक अर्थात ई उ री ली स्थाने क्रमशः यण अर्थात य व र ल भवति, यदि परे असमान स्वरः भवति तदा यण संधि भवति। अर्थात जहाँ पर इक, इक का मतलब ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः यानी क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, यण यण अर्थात य व र ल हो जाता है अगर बाद में कोई असमान स्वर हो। यहाँ मैंने असमान इसलिए कहा है कि यदि समान स्वर होता है तो यण संधि का नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए असमान स्वर हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। अब कुछ मित्रों को शंका होगी कि हिंदी भाषा में य व र ल का क्रम ये नहीं है, वहाँ पर य र ल व होता है। तो आपकी परिभाषा के क्रमशः शब्द को हम कैसे जोड़ेंगे, या हम ई उ री ली के स्थान पर कैसे य व र ल में से कौन सा वर्ण लेंगे। तो मित्रों बता दूं, संधि में जब एक वर्ण हटता है और दूसरा वर्ण आता है तो दोनों का उच्चारण स्थान समान होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ही हम एक वर्ण को हटाते हैं और उसके स्थान पर दूसरा वर्ण रखते हैं।
तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ण हम हटा रहे हैं और जिसके स्थान पर हम दूसरा वर्ण रख रहे हैं उनका उच्चारण स्थान समान है। जैसे ई और य का तालु उच्चारण स्थान है, ऊ का ओष्ठ है, व का दंतोष्ठ है, री और र का मूर्धा है, लृ और ल का दंत है। तो ये उच्चारण स्थान की समानता हम देखेंगे। अब इस स्थिति में कोई भी वर्ण कहीं भी हो तो हम आराम से उनका उच्चारण स्थान मिला करके उनके स्थान पर वर्ण को रख सकते हैं। आशा ये समझ में आया होगा आपको। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि यद्यपि, इसको विस्तार से हम समझेंगे। देखेंगे यदि प्लस अपि ये हमें प्राप्त होता है जब हम यदि के द में से ई को बाहर निकाल दें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम वर्ण के शब्द के अंतिम वर्ण से हमें संधि करनी है, तो वो अंतिम वर्ण है ई। तो ई को हमने बाहर निकाला तो बना यत प्लस ई प्लस अपि, और बाद में अ है जो कि असमान स्वर है। जब यण संधि के नियमानुसार हम ई के स्थान पर य कर देंगे तो बन जाएगा यत प्लस य प्लस अपि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द और य को मिलाने से बनता है द्य, और बाद में अ है तो द्य पूरा हुआ, बना यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गुरु प्लस आज्ञा, गुरु का उ और आज्ञा का आ, ये दोनों असमान स्वर हैं, तो उ के स्थान पर हमें परिवर्तन करना है। तो जब उ को हम बाहर निकाल देंगे तो बनेगा गुर प्लस उ प्लस आज्ञा। जब उ को यण संधि के नियमानुसार व कर देंगे तो बनेगा गुरु प्लस व प्लस आज्ञा, और जब इनको मिलाएंगे तो व के पास स्वर होने की वजह से वो तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन र के पश्चात कोई स्वर नहीं है, अतः वह व के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा गुरुवाज्ञा। एक और उदाहरण देखेंगे। मातृ प्लस इच्छा, मातृ का री और इच्छा का ई दोनों ही असमान स्वर हैं, तो हमें री के स्थान पर परिवर्तन करना है। तो हमने जब री को बाहर निकाला तो बना मात प्लस री प्लस इच्छा। जब यण संधि के नियमानुसार हमने री के स्थान पर किया र, तो मात प्लस र प्लस इच्छा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जब त और र दोनों को मिलाने पर बनता है त्र, तो बना मात्र प्लस इच्छा, और जब मिला देंगे तो बनेगा मातृच्छा। अंतिम उदाहरण। लृ प्लस आकृति ही। अब आप जैसा कि आपने वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा था कि लृ स्वयं एक स्वर है, तो हमें इसमें से कुछ भी बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्ण लृ के स्थान पर ही परिवर्तन करेंगे। तो लृ के स्थान पर जब हम ल कर देंगे तो बनेगा ल प्लस आकृति, और जब मिलाएंगे तो बनेगा लाकृति ही। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। इति प्लस आदि, इसको मिला करके बनेगा इत्यादि। प्रति प्लस आशा के मिलाने से प्रत्याशा। गुरु प्लस आज्ञा बनेगा गुरुवाज्ञा। अनु प्लस ऐशा तो बनेगा अन्वेषा। और धात्री प्लस अंशः धात्रंशः। पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। लृ प्लस आकृति लाकृति ही, और लृ प्लस आदेशः लादेशः। मित्रों, एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जो अन्य उदाहरण आपको दिए गए हैं उनको भी पूर्व में बताए गए समझाए गए उदाहरणों के अनुसार आप तोड़ करके एक्सप्लेन करके समझेंगे तो आपको नियम पूरा समझ में आ जाएगा। आशा है ये सत्र आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो में अगली संधि के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।